वॉज ए फाइटर पायलट। ऑफिसर की बता रहा हूँ मैं, जवानों की नहीं हो जी जवानों की तो कंडीशन और भी शायद इतनी अच्छी ना हो सर। ही मिस्ड हिज प्रमोशन बिकॉज उसको डिसेबिलिटी थी 30% की। सर वो फ्लाइंग नहीं कर सकता था, वो वास्तव में ही वॉज अनवेल। उसको सर्विस से ही मिस्ड ऑल हिज प्रमोशन बोर्ड्स और उसको सर्विस से बाहर निकाल दिया, और निकालते टाइम उसकी डिसेबिलिटी कर दी कितनी, 15%, लेस देन 20। लेस देन 20, जी सो दैट ही इज़ नॉट एंटाइटल फॉर पेंशन। हम फौजी लोग कोर्ट से बहुत डरते हैं, ये सही बात है और डरना भी चाहिए। पुराने लोग बोलते हैं कि काले कोट से, सफ़ेद कोट से और खाकी कोट से दूरी रहना चाहिए, लेकिन आजकल का जो ये माहौल है उसमें हम ये अवॉइड नहीं कर सकते। चाहे डॉक्टर हो या एडवोकेट हो, वो हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। कोर्ट इज़ द प्लेस जहाँ आज भी आम आदमी की सुनी जाती है। दो ही जगह हम मानते हैं, या तो मंदिर में आदमी जाके भगवान के सामने रोता है, या कोर्ट में जाके जज के सामने रोता है। एंड बाई एंड लार्ज अल्टीमेटली जीत सत्य की होती है। बिल्कुल सर। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं एडवोकेट विंग कमांडर पुष्पेंद्र ढाका जी। मैं अपने सारे व्यूवर्स की तरफ से आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो फौजी भाई हैं कोर्ट केस से डरते क्यों हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। दूसरा, इसी में एक केस का जिक्र करेंगे हम। शायद मेरे जीवन का तो ऐसा पहला केस है, हो सकता है उससे पहले भी और हुए हों, वो सर बताएंगे जब बताएंगे। 53 साल के बाद किस तरीके से एक विडो पेंशन लेती है, उसको कैसे पेंशन मिलती है, इस केस पे डिस्कस करेंगे। तो सर, पुनः एक बार सभी व्यूवर्स की तरफ से मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, और सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। कैप्टन साहब ने जो चैनल ये स्टार्ट किया है, ये वास्तव में बहुत ही एजुकेटिव है और काफ़ी टेक अवे हैं इस चैनल से। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इन्होंने एक मौका दिया टू शेयर माय थॉट्स, और जो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले जो भी कैप्टन लोकेंद्र ने बताया कि हम फौजी लोग कोर्ट से बहुत डरते हैं, ये सही बात है और डरना भी चाहिए। पुराने लोग बोलते हैं कि काले कोट से, सफ़ेद कोट से और खाकी कोट से दूरी रहना चाहिए, लेकिन आजकल का जो ये माहौल है उसमें हम ये अवॉइड नहीं कर सकते। चाहे डॉक्टर हो या एडवोकेट हो, वो हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हमारे जो डिफेंस रिलेटेड केसेस हैं, हम बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे, जहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे सैनिक उसमें इफेक्टेड रहते हैं। हमारे पास जनरली दो टाइप के मैटर्स रहते हैं, तो डिसेबिलिटी मैटर रहते हैं, पेंशन मैटर रहते हैं जी सर, या फिर डिसिप्लिन मैटर रहते हैं। जी सर। सो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन मैटर्स की। जी पेंशन्स को बोला गया है कि ये डिफर्ड वेजेज हैं। पेंशन इज़ नॉट ए बाउंटी। जी सर। ये हर एक एम्प्लॉय का फंडामेंटल राइट है, और स्पेशली जो हमारे सैनिक हैं उनका, वो अपनी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर ही नहीं आए। तो गवर्नमेंट का, हमारा हर एक सिटीजन की जिम्मेवारी है कि उनके परिवार की पूरी देखभाल की जाए। देखभाल कैसे होती है कि एक छोटी सी अमाउंट होती है, पेंशन कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, जी जी। और वो भी अगर उनको टाइम पे ना मिले तो दैट इज़ किलिंग द एंटायर फैमिली। जिसने अपना लाल, अपना सुहाग देश को न्यौछावर कर दिया, उसका इतना तो देखभाल करना देश की जवाबदारी है, सरकार इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन। जी सर। सो डायरेक्टली कमिंग, मैं पेंशन, फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और नॉर्मल सर्विस पेंशन। नॉर्मल सर्विस पेंशन होती है कि 15 ईयर्स एक जवान ने नौकरी की, या 20 साल एक अधिकारी ने नौकरी की, घर आता है तो उसको एक पेंशन मिलती है, जिससे कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी, जीविकाएं चले ले, अपना परिवार चला ले। सर, इन केस ड्यूरिंग दिस सर्विस कोई ऐसा हादसा हो जाए, कोई बीमारी लग जाए उसको, उस केस में ही इज़ एंटाइटल फॉर द डिसेबिलिटी पेंशन। तीसरा केस है इनवैलिड पेंशन।
ये डिसेबिलिटी पेंशन मैं बताऊंगा कि अगर आप पूरी अपनी नौकरी करके आते हो या एक जब आपकी पूरी पेंशनेबल सर्विस हो जाती है तो आपको उसका सर्विस एलिमेंट भी मिलना चाहिए और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलना चाहिए। इसके लिए क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा है रेगुलेशंस में कि 20% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, वो एक अलग वो है, उसमें मैं बात बताऊंगा। बीच में एक आती है इनवैलिड पेंशन। जी सर। अगर सर्विस में रहते रहते आपकी 1, 2, 5 साल या किसी भी टाइम पर लेस देन 10 ईयर्स कोई ऐसा हादसा हो जाए, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमार हो जाए, वो बीमारी ऐसी है कि जो कि आपको फौज में ना रखा जाए और आपको निकाल दिया जाए, उस केस में हमारे जो फौजी भाई हैं उनको इनवैलिड पेंशन एंटाइटल्ड है। जी सर। उसकी अमाउंट कंपैरेटिवली कम होती है नॉर्मल पेंशन से, लेकिन फिर भी वो इतनी होती है कि वो अपना लाइफ थोड़ा बहुत चला सकता है। और वो खाली पैसे की ही बात नहीं है। अगर आपको इनवैलिड पेंशन ग्रांट की जाती है तो उसमें आपके अदर राइट्स भी आ जाते हैं। लाइक आपकी ECHS फैसिलिटीज़ आपकी आ जाती हैं, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, और आप अगर किसी नौकरी में जाना चाहें तो आपके पास एक टैग होता है, स्टेटस होता है एक्स सर्विसमैन का, उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका बेनिफिट। सो रिवर्सली अगर हम देखते हैं, इन केस कोई 1, 2 साल, 4 साल या लेस देन 10 ईयर वट एवर इज द पीरियड, उसके बीच में अगर कोई इनवैलिड हो जाए, उसको घर भेज दिया जाए, उसको इनवैलिड पेंशन ना दें, जैसा कि बहुत बार होता है, जिसके कारण हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, तो उसकी सर्विस तो चली गई जी, बाहर भी उसको नौकरी नहीं मिलनी, बिकॉज उसकी वो एज बढ़ जाती है सर। ना ही उसको एक्स सर्विसमैन में कुछ मौका मिलेगा, ना ही उसको ECHS फैसिलिटी मिलेगी। तो दैट मीन्स दैट इज एब्सोल्युटली अनएथिकल, अनलॉफुल। सो ऐसा ही जो केस था हमने डिस्कस किया था। दूसरा, मैं डिसेबिलिटी पेंशन पे आना चाहूँगा। कुछ बीमारियां हैं जिसमें आपको एक परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बताया जाता है। वो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम 20 में गो अप टू 100%। लेकिन पीछे से हम कुछ देख रहे हैं, पहले जनरली गवर्नमेंट और फौज थोड़ी सी लिबरल थी, वो 20% दे देती, बाद में कोर्ट में गए 50% राउंड ऑफ हो गया जी। कुछ दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि डिसेबिलिटी इवन इफ इट इज़ मोर देन 30% और 40%, तो रिटायरमेंट के टाइम में उसकी डिसेबिलिटी 5%, 10% कर दी जाती है, 15%, सो दैट उसको पेंशन ना मिले, उसको पेंशन ना दी जाए। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, केस बताऊंगा। देयर वाज ए फाइटर पायलट, ऑफिसर की बता रहा हूँ मैं, जवानों की नहीं हो जी। जवानों की तो कंडीशन और भी शायद इतनी अच्छी ना हो सर। ही मिस्ड हिज प्रमोशन बिकॉज उसको डिसेबिलिटी थी 30% की सर। वो फ्लाइंग नहीं कर सकता था, वो वास्तव में ही वॉज अनवेल, उसको सर्विस से ही मिस्ड ऑल हिज प्रमोशन बोर्ड्स और उसको सर्विस से बाहर निकाल दिया, और निकालते टाइम उसकी डिसेबिलिटी कर दी कितनी, 15%, लेस देन 20। जी, सो दैट ही इज़ नॉट एंटाइटल फॉर पेंशन। वो फिर भागेगा कोर्ट में, और कोर्ट का तो सिस्टम पता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में पहले 15 to 20 को राउंड ऑफ करके आगे बढ़ाया। बीच में एक ऐसा जजमेंट आया कि जजेस का भी, हर एक जजेस का अपना एक नज़रिया होता है जी। उन्होंने बोल दिया कि अगर 20% से कम पेंशन डिसेबिलिटी है तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। सो तो और राइट मिल गया 15% करने के लिए, अब तो काटने का मौका मिल गया। बिल्कुल। देन ये तो होगी व्हेन यू आर अलाइव। सर, द क्वेश्चन कम्स, समटाइम्स हस्बैंड की डेथ हो जाती है या बेटे की डेथ हो जाती है, सो वेदर द डेथ इज एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस और नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस। सर, इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स एंड स्पेशल फैमिली पेंशन, जो कि 60% होती है। सर, अब धीरे धीरे ट्रेंड कुछ ऐसे हो रहे हैं कि एट्रीब्यूटेबली मना ही कर रहे हैं, बोले इट्स नॉट एट्रीब्यूटेबल। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताता हूँ बहुत शॉर्ट में जी। ये भी एक ऑफिसर का केस है। साउथ साइड में एक ऑफिसर कुछ फैमिलीज कहीं गए हुए थे ड्यूरिंग ट्रेनिंग जी जी, एंड दे वर सिटिंग नियर ए लेक, और उस लेक में एक बच्चे जो खेलते खेलते लेक के अंदर चले गए जी। पता चला बच्चे डूब रहे हैं, ये ऑफिसर ने उसमें पानी में जंप किया और उन बच्चों को निकाला, लेकिन वो ऑफिसर खुद बाहर नहीं आ पाया, एयरफोर्स ऑफिसर था वो।
तो सर वो बच्चे उनके बच्ची बच गई। ऑफिसर्स के थे? हाँ हाँ, ऑफिसर्स के 4 फैमिली थी। थे हाँ। और बच्चे उसका अपना भी बच्चे था, दूसरे के भी बच्चे थे, 2-3 बच्चियां थी वो। जी। ही डाइड अनफॉर्चुनेटली। सर उसमें इंक्वायरी होती है और सब, उसमें कहा जाता है कि नहीं, इट इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस। और क्लॉज कि वो तो अपनी बच्ची को बचाने के लिए गया था। ये मेरे पास ये मैटर आया था, इट्स रियली रियली वेरी हार्ट ब्रेकिंग। ऑफिसर हो, जवान हो, एक्स वाई, ए फौजी इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। अगर वहाँ कोई भी होता, अगर सपोज किसी के सामने कोई लोग डूब रहे हैं और वो उसको कूदने के लिए जाता है और वो अपनी जान उसमें दे देता है, और कल उसको डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ये कहे कि नहीं, इट इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ऐसे मैटर्स हैं और वो लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज तक भी चक्कर काट रहे हैं। सो दिस द वे आई एम टेलिंग यू द स्पेशल फैमिली पेंशन। नाउ कमिंग बैक, जो एक अभी हमने एक केस छोटा सा डिस्कस किया था सर, बिरमो देवी वाइफ ऑफ सिपाही प्रेमराज जी। 60s में प्रेमराज ने फौज ज्वाइन की। 2-3 साल बाद उनको कुछ डिसेबिलिटी हो गई और उनको सर्विस से इनवैलिड आउट कर दिया। तो 70s के टाइम आपको पता ही है कि ना कोर्ट होते थे ज़्यादा एक्टिव, ना लोगों के पास आज की तरह न्यूज़पेपर है, ना चैनल्स हैं, जानकारी भी नहीं है। AFT खुद 2007 के एक्ट से ना कोई जानकारी थी। वो बेचारे आ गए और आके अपनी ज़िंदगी उन्होंने बस चलाते रहे, किस्मत मान लिया और बस चलने पड़े, अपने जीवन लीला शुरू कर दी। आने के कुछ दिन बाद में उनकी डेथ हो गई। डेथ भी तो सर 40 साल के बाद हुई है। हाँ। क्योंकि वो 1965 में आए थे। हाँ। और 2006 में उनकी डेथ हुई। हाँ। उसके बाद ये लोग मेरे पास आए, बोला सर कुछ हो सकता है। मैं कहा यार कानून तो बोलता है हो सकता है। वो भी 13 साल के बाद आए हैं। आफ्टर 13 ईयर्स, आफ्टर 13 ईयर्स, बहुत एंड बड़ा लॉन्ग डिले था उस मैटर में। तो वी अप्रोच द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट कुछ मामलों में, और स्पेशली आज मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कोर्ट्स हैज बीन ऑलवेज विद द कॉमन मैन। वो समझते हैं और पहले बहुत ज़्यादा समझते थे जी। कोर्ट्स को पता है कि एक आदमी के पीछे पूरा परिवार होता है, और क्या पेंशन 8-10 हज़ार 15 हज़ार जी। तो कोर्ट ने बोला है कि इसमें डिले मैटर होता है, देयर इज अ डिले। कोर्ट्स में लॉ ऑफ लिमिटेशन हर केस में अप्लाई होता है जी जी। दैट राइट्स फ्रॉम 3 ईयर्स टू दैट में गो 20 ईयर्स, किसी भी टाइम में जा सकता है। तो ये कुछ मैटर्स जो हैं, अगर आपका डिले है तो आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। अगर आपने अप्रोच किया तो आपका केस डिसमिस ही होना है जी। लेकिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने ये कहा है कि जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, आपकी जो लीगल पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, वो हर महीने रिवाइव होते हैं जी। 30 तारीख को आपकी पेंशन आनी चाहिए। अगर उस 30 को नहीं है तो आपका कॉज ऑफ एक्शन 30 से स्टार्ट हो गया सर। सो वी टुक दिस प्ली, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स थे, और जो ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ऑफ लखनऊ बेंच, दे कंसिडर्ड आवर केस, एंड बाय गोइंग थ्रू आवर प्लीडिंग्स द कोर्ट वाज, यू कैन से, काइंड एनफ, दे ग्रांटेड द पेंशन। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत होता है, और इसमें कुछ इमोशनल चीज़ें भी बड़ी इन्वॉल्व थी। जो बिरमो देवी थी, काफ़ी एज उनकी हो चुकी थी, तो मुझे फ़ोन करके बीच में बोलती थी, बेटा मुझे पेंशन तो मिलेगी ना? मगर आंटी ज़रूर मिलेगी। वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, और जब मिल गई तो हमने लगा कि हमने तो बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया। लेकिन उसके बावजूद भी पेंशन रिलीज़ नहीं हुई। यानी 53 साल के बाद पेंशन मिली और वो भी रिलीज़ नहीं हुई। फिर हमने कोर्ट का रुख अपनाया जी। तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उनके ऑर्डर कि 6 महीने में एग्जीक्यूशन पिटीशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन ये एग्जीक्यूशन पिटीशन भी 2 साल तक, 2.5 साल तक, 3 साल तक चलता रहा। और बीच बीच में उनका फ़ोन आता था मेरे पास में, तो बोला बेटा मैं कहीं चली ना आ जाऊँ, मैं अपने हस्बैंड की मैं एक पेंशन तो मुझे मिल जाए। तो मैं कहा आंटी ज़रूर मिलेगी जी। लेकिन एक दिन उनकी पेंशन आने से पहले ही जो रेस्पोंडेंट काउंसिल्स, आई मीन जो यूनियन ऑफ इंडिया है जो कोर्ट में आके, वो कभी आ जाके कुछ एक्सप्लेनेशन दे, कभी बोलते हैं कि
पेपर यहाँ गए हैं, पेपर वहाँ गए हैं, अजी हम इसमें अपील कर रहे हैं। ये करते करते उन्होंने बहुत लंबा टाइम उन्होंने निकाल दिया। और मेरे पास एक दिन फ़ोन आता है उनके पोते का कि अंकल दादी चली गई। सो सैड। तो कुछ ऐसा लगा कि सब कुछ हमने मतलब जीत कर भी वी लॉस्ट इट। एंड दिस नॉट ए वन केस, ऐसा 1-2 मैटर्स और हुआ। ये डिले टैक्टिक्स की वजह से, दिस इज द डिले टैक्टिक्स। आज की तारीख में लगभग 7,000 ऐसे केसेस हैं जहां पर पेंशन कोर्ट ने ग्रांट की हुई है लेकिन वो रिलीज नहीं हुई है, उनके एग्जीक्यूशंस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। 60,000 6 to 7,000, 6 से 7 हज़ार, 6 to 7,000, 6 से 7 हज़ार बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। और ट्राइब्यूनल भी इन चीज़ों से खुश नहीं है। ट्राइब्यूनल्स ने कई बार गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया है कि आप आइए और एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन पावर इज़ पावर, गवर्नमेंट तो जो चाहे वो कर सकती है। बट ये और आम आदमी के पास कोर्ट के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं इस केस में मैं पर्सनली ये सोच रहा हूँ कि अभी इस मैटर में मैं अपने जो लोकल एमपी हैं मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा कि ये मुद्दा आप एक बार पार्लियामेंट में ज़रूर उठाएं। बीच में कुछ हमारे एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के लोग जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से मिलने भी गए थे। आप उस टीम में हो? हाँ, मुझे पता है आप लोग गए थे, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं, कुछ हो नहीं पाया है। तो यहाँ पर आके कई बार हम फेल भी हो जाते हैं, बट लड़ाई तो लड़नी है। दैट्स दिस, मैदान नहीं छोड़ना है, मैदान नहीं छोड़ना है। दूसरा, अब आपने स्टार्ट करने से पहले ये कहा था कि कुछ प्रोसीजर बताइए, तो मैं बहुत नटशेल में प्रोसीजर बताता हूँ सभी के लिए जी, बिल्कुल कॉमन भाषा में। अगर हमें ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल को अगर हमें अप्रोच करना है सर्विस मैटर्स का, तो उसमें एक टाइम लिमिट है और एक ज्यूरिडिक्शन है। ज्यूरिडिक्शन मीन्स आपको केस कहाँ फाइल करना है और कितने टाइम में फाइल करना है जी। सो पहले हम ज्यूरिडिक्शन पे आएंगे। ज्यूरिडिक्शन होता है कि एक्स सर्विसमैन जहाँ रिटायर होने के बाद सेटल हो गया जी, उसके एरिया में जो कोर्ट होगा आप वहाँ फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली का है, आसपास का है, या कोई पंजाब साइड का है तो चंडीगढ़ है, राजस्थान का तो राजस्थान में है, जयपुर है, और अगर आप कैलकाटा साइड में हो तो वहाँ कैलकाटा है, केरल में हो तो वहाँ कोची है, तो वहाँ सबके ज्यूरिडिक्शन है। एक ज्यूरिडिक्शन तो ऐसे होता है। दूसरा ज्यूरिडिक्शन होता है कि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं कि जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में आप जा रहे हो वो कहाँ से इशू हुआ। तो अगर ऑर्डर आपके रिकॉर्ड ऑफिस से इशू हुआ तो जहां आपका रिकॉर्ड ऑफिस है उसके पास वाला जो ट्राइब्यूनल है आप वहां जा सकते हैं। यानी अगर केरल का आदमी है, हाँ, आर्मी मेडिकल कोर में उसने नौकरी की है और आर्मी मेडिकल कोर का रिकॉर्ड लखनऊ है, हाँ, तो वो AFT लखनऊ में भी केस कर सकता है अगर उसकी जो उसने अपील की वहां से उसकी रिजेक्ट हुई हो तो जी। अब इसमें क्या है कि स्पेशली पेंशन मैटर्स में हमारे 3 स्टेप होते हैं सर। जब भी आप रिलीज होते हैं कोर्ट से, आई मीन से फौज से, तो आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है। रिलीज मेडिकल बोर्ड में लिखा रहेगा क्या बीमारी है, कितने % डिसेबिलिटी है, एट्रीब्यूटेबल है या नहीं एट्रीब्यूटेबल है। आजकल 100% टेक इट ग्रांटेड, पीछे भी नॉन एट्रीब्यूटेबल करते हैं, चाहे एट्रीब्यूटेबल भी हो, आपको कोर्ट जाना ही जाना है। तो उसके लिए जैसे आपको है, आपके लिए फर्स्ट अपील का एक प्रोविजन है। आप एक फर्स्ट अपील फाइल कीजिए अपने रिकॉर्ड के थ्रू आर्मी की हायर अथॉरिटीज़ को कि भाई मैं जब सिंपल भाषा में, इसमें वकील की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी, और अगर आपको एडवोकेट की हेल्प मिल जाए तो और अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन आप उसमें लिखिए कि मैं फला सन में भर्ती हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, उसके 5 साल 10 साल या 20 साल में मुझे ये बीमारी हुई, उस बीमारी के कारण मेरा प्रमोशन इफेक्टेड हुआ जी, मेरी हेल्थ इफेक्टेड हुई और अब मुझे रिटायर कर दिया जा रहा है या मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए। इट इज़ एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस। कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं बहुत पहले कि अगर आप एक साउंड हेल्थ में, आपको पता है कि फौज में हम जाते हैं तो साउंड हेल्थ में ही जाना है, अगर आपको छोटी सी भी कोई बीमारी हो आपको ले ही नहीं सकता, नहीं लेते। और फौज की कंडीशंस, जो लोग हमारे फौजी हैं उनको तो पता ही है, और जो सिविल में भी हमारे लोग चैनल देखते हैं उनको पता होना चाहिए कि बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं। आप जो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। चाहे राजस्थान हो, आजकल तो हर आदमी एसी में घुसा रहता है। हमारे लोगों की जो कंडीशंस है, चाहे राजस्थान हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर कुछ बीमारियाँ तो ऑटोमेटिक आपके पास
आप लेके ही आओगे। डाइटरी कंपल्सन होता है, डाइटरी बहुत कंपल्सन सारी होता है, चीज़ें स्ट्रेस हैं। एंड स्ट्रेन होती है। स्ट्रेस 24 घंटे की ड्यूटी है। इट्स नॉट लाइक सिविल कि आप सुबह 9 बजे जाओ और 5 बजे आप अपने घर आ जाओ। 24/7 है, और हमारी बॉडी और हमारा माइंड उसी हिसाब से इफेक्टेड होता है, एक्ट होता है। सो ऑल दी डिसेबिलिटी एंड इलनेस आर जनरली एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस। कुछ हैं बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि फौज में लाइफस्टाइल डिजीज जनरली होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको फिजिकली आपको एक्टिव रखेंगे ही रखेंगे। डाइट आपको मैस में मिलती है, या आप अगर घर में भी खाना खाते तो वही आपको राशन आएगा, आपको वही खाना खाना है। वहाँ आपको बर्गर पिज्जा तो चलते नहीं है, आपको नॉर्मल, क्योंकि आपकी फिजिकल कंडीशंस ऐसी। सो फर्स्ट अपील आप इमीडिएटली कर दीजिए। 6 महीने का वेट है। अगर मान लिया फर्स्ट अपील का आपके पास रिप्लाई नहीं आता है, या फिर जनरली उसको आप रिजेक्शन लेटर आपके पास आता है, तो आप सेकंड अपील कीजिए, ऊपर लिख के टू दी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू। और वो जो चीज़ पहली आपने बताई है वही दूसरी में आप लिखिए कि भाई ऐसे ऐसे मुझे मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो मजबूरी में मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा जी। इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपकी फर्स्ट एंड सेकंड अपील रिजेक्ट होनी ही है जी। ऐसे बहुत कम केसेज है जहाँ पर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अपील की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब आपको पता है आपको डायबिटीज़ हो गया सर्विस में रहते हुए, या हाइपरटेंशन हो गई, या आपके कोई हियरिंग लॉस हो गया, तो उसमें अपील की क्या ज़रूरत है? ये तो गवर्नमेंट का काम है। बम्बारमेंट होता है, फील्ड फायरिंग होती है, वहाँ पर इफेक्ट आता है। बताऊँगा आपको अभी बैटल कैजुअलिटी का मैं आपको केस अभी बताऊँगा। सो 6 मंथ तक आपको इंतजार करना है। 6 महीने में या तो आपके पास रिजेक्शन लेटर आ जाएगा जी, और अगर आपके पास 6 महीने में रिजेक्शन लेटर नहीं आता है तो इमीडिएटली 6 महीना ख़त्म होते ही आप सीधा अपने एडवोकेट से बात कीजिए, बिकॉज फिर उसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं जी। करने को तो आप भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बट थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। वाई टू टेक रिस्क। आप अपने काउंसिल से बात कीजिए, वो फिर आपका केस प्रिपेयर करके उस पर्टिकुलर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में जाएगा। अब उसका भी मैं आपको प्रोसीजर और टाइम लाइन भी मैं बता देता हूँ। बहुत से लोग के वर्गी बोला मेरे केस को 5 साल हो गए, 8 साल हो गए। बिल्कुल सही बात है, वैसे तो 6 महीने में केस ख़त्म होना चाहिए, लेकिन बहुत लंबा टाइम हो रहा है क्योंकि कुछ जगह केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है जी। स्पेशली दिल्ली में बहुत ज़्यादा मैटर्स हैं। एक दिन में 100 150 केस लगते हैं, और वो एक जज की बस की बात भी कैपेसिटी नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो बहुत डिले टैक्टिस अप्लाई करती है। वहाँ से भी रेस्पॉन्स नहीं आता। वो डिले टैक्टिस कैसी होती हैं कि आज मैंने अपना पिटिशन डाला, जज साहब ने नोटिस कर दिया, रिप्लाई फाइल करो 30 दिन में जी, और जज साहब उस केस में जनरली 2, 3 या 4 महीने की डेट दे देते हैं, तो कोई रिप्लाई 30 दिन में नहीं आएगा। अब बिल्कुल मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूँ जी। 4 महीने बाद मैटर आएगा और आके फिर वो बोला जी अभी हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन आएगा, आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, हमारे साथ तो ऐसे ही आता है कि अजी डिपार्टमेंट से अभी हमारे पास जो है रिप्लाई नहीं आया। तो कोर्ट बोला ठीक है 2 महीने और आपको टाइम दे रहे हैं, और 4 महीने या 6 महीने की डेट। तो ऐसा 3 से 4 बार होता है। तो इस 3 से 4 बार होने में क्या होगा कि आपके 2 साल निकल जाएंगे, 1.5-2 साल गए, 2 साल निकल जाएंगे। फिर जब वहाँ से रिप्लाई आता है, फिर जो आपका काउंसिल होगा, पिटिशनर काउंसिल, एप्लीकेंट्स काउंसिल, वो अपना रिजोइंडर फाइल करेगा। उसको भी तो अपना कुछ बताना भी, आपने रिप्लाई दिया ये गलत है या सही है। बिल्कुल सही बात। 4 महीने उसमें चले गए, वो तो हम एकदम रेडी रहते हैं, इमीडिएटली फाइल करेंगे। कोर्ट ने बोला ओके यू फाइल विद इन 4 वीक्स, और तारीख 3 महीने की। उसके बाद फिर केस आ जाता है फाइनल आर्ग्यूमेंट पे। अब वो कोर्ट की कन्वीनियंस है, अपोजिट काउंसिल की कन्वीनियंस है, और आपका जो वकील है उसकी कन्वीनियंस है कि जब तीनों एक साथ हैं और उस केस की हियरिंग हो जाए। अगर उस केस की हियरिंग नहीं होती तो फिर तारीख पे तारीख वही होता रहता है। सो कई बार ऐसा तो बहुत ही सिंपल केस जो कि 3 महीने या 6 महीने में निपट जाना चाहिए, उसको 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। और 4 साल लग गया, 3 साल लग गया, और आपके फेवर में जजमेंट आ गया और कोर्ट ने बोल दिया विद इन 3 मंथ्स आप उनको उनकी पेंशन विद इंटरेस्ट ये आप रिलीज़ कीजिए। फिर इशू क्या आएगा, फिर गवर्नमेंट फिर उसके अगेंस्ट में जाएगी, बोले या तो उसके अगेंस्ट में जाएगी, बोले जी हम अपील कर रहे हैं जी।
हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं। पहले हाई कोर्ट में अपील होती थी, फिर होनी बंद हो गई, फिर दोबारा और जाके कोर्ट में बोली हमने हाई कोर्ट में अपील कर दी है। स्टे हाई कोर्ट कंपेरेटिवली करता नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ, कई बार हो गया नहीं करता है, तो आके फिर डेट निकल गई। और अगर अपील भी नहीं की फिर आपको एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, फिर दोबारा केस कि जज साहब इन्होंने देखो हमारे पैसे, हमारा पेंशन नहीं दी है, और फिर कोर्ट फिर उनको नोटिस करेगा। इसी चक्कर में तो लोग कोर्ट में जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, अब करे भी क्या। ये वो लाइन है कि जिसमें आप लगे तो आफत और ना लगे तो आफत। कॉमन आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। वो आखिर करे तो करे क्या। इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं। डिपार्टमेंट को समझना चाहिए। डिपार्टमेंट की भी है कि उनके पास भी क्या है कि एक मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी हुई है। सी सिस्टम इज सो इंटरलिंक्ड जी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ सपोज आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर्स या नेवल हेडक्वार्टर्स से ऑर्डर्स हो गए, ऑर्डर्स वो क्या वहाँ डिफेंस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो कर देंगे ओके, या सिविलियंस हैं ठीक है ओके, वो फिर जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में। फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलेगी हमारे पास पैसा नहीं है, क्या सारा पैसा तुम पेंशन में ही लुटा दोगे? एक नया अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि 6,000 या 7,000 केसेस एग्जीक्यूशन रहे, उनका राइट है। इस दौर में जो बुजुर्ग होते हैं बहुत से लोग, वो चले जाते हैं, बड़े दुर्भाग्य जो अपना हक वो छोड़ के। मैं केस देख रहा हूँ अभी, लाइक 80 ईयर्स के हैं और द केस इज इन द हाई कोर्ट, और बोर्ड पे आता है और आके फिर वो डेट मांगते हैं। हम हाथ पैर भी बहुत मारते हैं, लेकिन कोर्ट में पेंडेंसी इतनी है कि कोर्ट भी क्या करे। तो आज तो अगर आपकी बातों से तो ये निकल के आ रहा है सर कि जुडिशियली रिफॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो हो जाएगी, हमें अपने आप को सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है। सिस्टम को जज क्या करे? जज साहब की भी उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो उठ के, उनके पास पेन की ही तो ताकत है, कलम की ही तो ताकत है जी। वो ऑर्डर कर देंगे कि इनका, उससे ज़्यादा वो क्या कर सकते? वो खुद जाके तो चेक साइन नहीं कर सकते। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एटलीस्ट आई कंसिडर आवर फौजी शुड नॉट बी मेड टू सफ़र। और पेंशन कोई इतनी बड़ी पेंशन नहीं है, लाखों में नहीं है पेंशन जी। कितनी होगी? 12, 14, 15,000 रुपये पेंशन होती है, जो इनवैलिड पेंशन होती है। क्या होती है 15,000 रुपये? कुछ भी नहीं है। और ये जो केसेस में हम आपके साथ जब डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग स्पेशली 70s में आ गए हैं, कितने लोग जिंदे बचे होंगे जो 70s में आ चुके हैं? लिमिटेड, बहुत ही रेयर केसेस है, 10-5%। ये तो अभी क्या है कि इंटरनेट का ज़माना आ गया, आप लोग बहुत चैनल्स के थ्रू लोगों को पता चलने लगा, न्यूज़पेपर में आने लगा। अदरवाइज तो ज़िंदगी लोगों की ऐसी चली गई थी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है। करेक्ट। अदरवाइज कहाँ ये खबरें जाती थी? अभी हमने हाउ टू गेट दिस टाइम कर्टेल्ड, हमारे पास सिस्टम को तो बदलने का कोई वो नहीं था। तो मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं हाउ आई टुक इट। शुरुआत में जो कुछ केसेस हमने आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में फाइल किए, क्योंकि कुछ रीजनल बेंचेज जो हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे थे। अब जैसे ही वो फंक्शन करना स्टार्ट हुए तो हमने, क्योंकि कुछ केसेस मेरे पास कुछ क्लाइंट्स लाइक केरला साइड के थे, तो मैंने इमीडिएटली उनको कोची वगैरह में ट्रांसफ़र करा दिया। और वहाँ पर काफ़ी फास्ट है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अभी एक किसी मैटर में गया था, मैं ये सोच के गया था कि इसमें तो टाइम लगने वाला है, और मैं मेंटली उससे तैयार था, लेकिन मैं आर्ग्यूमेंट के लिए ये नहीं था कि आज ही आर्ग्यूमेंट हो। जज साहब बोले कि ओके स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, वी स्टार्टेड आर्ग्यूमेंट। उन्होंने 30 मिनट्स में अपना जजमेंट दे दिया। जो केस प्रिंसिपल बेंच में हम पिछले 1.5-2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था, और वहाँ 30 मिनट्स में डिसीजन। फिर कुछ केसेस मैंने 1-2 मैटर्स थे को कलकत्ता में कुछ ट्रांसफ़र कराए। बहुत क्विक है, बहुत है, क्योंकि सिर्फ पैसे की ज़रूरत आज है। विडो के बच्चे को पैसे की, वो आज पढ़ाई कर रहा है, पैसा उसको आज चाहिए। उसकी बेटी की शादी होनी चाहिए, उसको आज चाहिए। आप मान लिया 5 साल 10 साल बाद या वट एवर द टाइम अगर आप उसको दोगे, तब तो वो टाइम ही निकल जाएगा। व्हाट इज यूज ऑफ दैट? सही बात है। तो साथियों, अभी आपने सुना एडवोकेट विंग कमांडर पुष्पेंद्र कुमार ढाका जी को, जिस तरीके से उन्होंने बताया, उनके दिल की पीड़ा भी झलक रही थी कि वो किस तरीके से, किस मजबूर लोगों का केस जीतने के बावजूद भी
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 53 इयर्स के बाद कोर्ट के जीतने के बाद भी उस विडो को वो अपने हस्बैंड की पेंशन नहीं मिल पाई, जिसके लिए वो बेटा कह के संबोधित करके सर से पूछती थी। तो ये बड़े ही दर्द विदारक कहानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को सबको सोचना चाहिए, जो ओहदे पर बैठे हुए हैं, जिनको ये सैंक्शन करना है, उनको ये चीज़ ज़रूर संज्ञान में लेनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, और वो आप जो शब्द आए आपके अंदर से वो रियली दिल को छूने वाले थे। आपने एडवोकेट और डॉक्टर सर दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ द सोसाइटी। हमारी जिम्मेवारी समाज के लिए बहुत ज़्यादा है। ये जो प्रोफेशन है ये खाली पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये हमारी एक जिम्मेवारी होती है। और स्पेशली मैं खुद बीइंग ए डिफेंस पर्सनल, मुझे फील होता है कि आदमी किस मजबूरी से वो गुजर रहा होगा। ऐसे बहुत से मैटर हैं, हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। आई ओपनर है ये मैटर, आई ओपनर है। बट मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि घबराना नहीं चाहिए, एंड कोर्ट इज़ द प्लेस जहाँ आज भी आम आदमी की सुनी जाती है। दो ही जगह हम मानते हैं, या तो मंदिर में आदमी जाके भगवान के सामने रोता है, या कोर्ट में जाके जज के सामने रोता है। एंड बाई एंड लार्ज अल्टीमेटली जीत सत्य की होती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे। श्योर। और मैं चाहूँगा कि अगली बार फिर किसी इसी तरीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अक्सर डिस्कस हो। बिल्कुल। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।